हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में 70 एमसीक्यू होने वाला है जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इसे आप देखिए और अच्छी तरह से समझिए कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम या फिर आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आपको कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। इस तरह से जो जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें से आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें से 90% के आसपास आने का आशा है, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम संकलित किए हैं वो प्रीवियस ईयर को हम मद्देनज़र देखते हुए किए हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति थी उसी प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें संकलित किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम समय बच गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के जो वीडियो होने वाला है इसमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, अजैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन। तो जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा या पुनः चक्रीय पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्रतिदिन हमें मिलता रहता है। इसकी जो समाप्ति है भविष्य में होने वाली नहीं है, तो यह एक पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। तो जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता था यानी कि शुरू करने वाले नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सार्वजनिक संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो सभी के लिए उपयोग में आता है। तो सभी के लिए उपयोग में मंदिर आता है, मंदिर में सभी लोग पूजा करने जाते हैं। मस्जिद में भी सभी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। और जो सार्वजनिक पार्क है, सार्वजनिक पार्क में भी सभी लोग टहलने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन किसी का घर में बिना अनुमति के कोई नहीं घुस सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घर एक सामुदायिक संसाधन नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो 4 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है कि जो भविष्य में खत्म हो सकता है, जिसका स्टॉक समाप्त हो सकता है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है। कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब है कि वैसा ऊर्जा जो कि जो सब भविष्य में समाप्त नहीं हो सकता है। अनवीकरणीय ऊर्जा में समाप्त हो जा सकता है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में समाप्त नहीं हो सकता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, क्योंकि कोयला भविष्य में समाप्त हो सकता है, खनिज तेल भी समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो सकता है, लेकिन हवा जिस प्रकार से अभी चल रहा है भविष्य में भी उसी प्रकार से चलता रहेगा। तो पवन ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है।
6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रह से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो डाकू की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि संसाधन का इस तरह से विदोहन करना कि आगे भविष्य के लिए वो संसाधन बचे ही ना। तो इस प्रकार से संसाधन का विदोहन करना डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो जो 6 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील या क्योटो? तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि अगर नहीं शब्द को छोड़ दीजिएगा तो क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर को दीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो अजैव संसाधन कौन नहीं है? वनस्पति, चट्टान, खनिज, धातु। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो वनस्पति है, अजैव संसाधन नहीं, यानी कि जिसमें जैव हो। तो अजैव संसाधन नहीं है वनस्पति। वनस्पति एक जैव संसाधन है, क्योंकि जो वनस्पति है वनस्पति में इसमें यानी कि जान होता है। तो जिसमें जान होता है वो जैव संसाधन कहलाता है, और जिसमें जान नहीं होता है वो अजैव संसाधन कहलाता है। तो चट्टान किसी प्रकार का जीव नहीं है, खनिज भी जीव नहीं है, धातु भी जीव नहीं है। तो ये सब हो जाएगा अजैव संसाधन, और वनस्पति हो जाएगा जैव संसाधन। तो इसमें पूछा गया है कि अजैव संसाधन नहीं है। तो ये तीनों तो बी सी डी अजैव संसाधन है, लेकिन ए अजैव संसाधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, माल्थस, डार्विन या इरेटोस्थनीज? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन का ही कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि जब मनुष्य को किसी प्रकार की संसाधन की आवश्यकता होती है तो वह खुद से उस संसाधन का निर्माण कर लेता है या फिर उस संसाधन का खोज कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? यानी कि जो किसी देश है उस देश के तट से कितने किलोमीटर सीमा तक, यानी कि समुद्र के अंदर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 150 नॉटिकल माइल, 250 नॉटिकल माइल। जो समुद्री दूरी है, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है। तो नॉटिकल मील में ही इसका उत्तर देना होगा। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 नॉटिकल मील तक उसका अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी अगर कोई देश है तो कोई देश अपने तट सीमा से 200 किलोमीटर अंदर समुद्र में किसी प्रकार की भी आर्थिक क्रिया कर सकता है, जैसे मछली पकड़ सकता है। अगर उस एरिया में किसी प्रकार का पेट्रोलियम है तो उसे निकाल सकता है, इस प्रकार के क्रिया कर सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर। यानी कि 12 किलोमीटर राजनैतिक सीमा के अंतर्गत आता है। इस अगर कोई भी देश के जो वारशिप हो गया या फिर लड़ाकू विमान हो गया, ये सब बिना अनुमति के 12 किलोमीटर के बाद अंदर घुस जाता है तो उसे बिना वार्निंग दिए हुए किसी भी देश को उसे शूट आउट करने का अधिकार होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है?
कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो किसका मात्रा सीमित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। कोयला एक ऐसा संसाधन है जो भविष्य में समाप्त हो सकता है, उसका लिमिटेड सोर्स है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, खनिज, वन, नदियाँ। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। खनिज एक कीमती संसाधन है, इसके बिना जो मनुष्य के क्रियाकलाप है अब के समय में मतलब कि सोचना असंभव है। बिना खनिज के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जैसे कि वाहन हो गया या फिर घर में किसी प्रकार का सामान हो गया, तो किसी न किसी प्रकार के खनिज के द्वारा ही बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी संसाधन में शामिल नहीं है, ये जो लास्ट में नहीं शब्द जुड़ा रहता है, इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए और क्वेश्चन को समझिए। तो इसमें पूछ रहा है कि निजी संसाधन नहीं है, मकान, कार, मंदिर, साइकिल। तो जो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें जो मकान है, मकान निजी संसाधन है, कार भी निजी संसाधन है, साइकिल भी निजी संसाधन है। लेकिन जो मंदिर है, मंदिर एक निजी संसाधन नहीं है, किसी व्यक्ति का पर्सनल नहीं होता, इसमें सभी लोग जाकर पूजा करते हैं। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया है कि निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो मंदिर निजी संसाधन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा है कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? नहीं सॉरी, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1958, 1978, 1987, 1968। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था या विमोचन हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? खनिज, कृषि, जल, मानव। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के मामले में जो पंजाब है, पंजाब गरीब है, यानी संसाधन के मामले में पंजाब गरीब है खनिज संसाधन के मामले में। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि पुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? पुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे या जापान। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे की यह प्रधानमंत्री रह चुकी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? भंडार, संचित, संभावी, विकसित। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचित, यानी कि पानी को बांध बनाकर संचित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचित भंडार। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है निजी संसाधन, दूसरा है सार्वजनिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जो 20 नंबर है, 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, यानी कि संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत या ज्ञात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। स्वामित्व, विकास, समाप्यता, उत्पत्ति। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पत्ति। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। यानी कि जो नगर है, नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी तीनों प्राकृतिक संसाधन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। अमेरिका, भारत, जापान या ब्राज़ील। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। तो पहला ऑप्शन है 75, 90, 170, 57। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 170 राष्ट्राध्यक्षों ने शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा है कि ब्रुटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। ब्रुटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। 1978 में, 1987 में, 1992 में, 1998 में। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। तो क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। ए 1978, बी 1958, सी 1968, डी 1988। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। रटलेज कमीशन, लैंडवर्ट कमीशन, ब्रुटलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुटलैंड कमीशन। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानवकृत। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवीकरणीय संसाधन में शामिल है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 30 में कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। 1992 ईस्वी का पृथ्वी सम्मेलन किस देश में, मतलब किस शहर में हुआ था। टोक्यो, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 का। 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत या जैव। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय। यानी कि जो ज्वार है, ज्वार एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि नवीकरणीय संसाधन भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है कि सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है। सामुदायिक, व्यक्तिगत, नवीकरणीय, संचित। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सार्वजनिक पार्क है या फिर पिकनिक स्पॉट है, एक प्रकार का सामुदायिक
वर्ग संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस दोनों का जो उपयोग है सभी लोगों के लिए खुला होता है, यहाँ किसी के लिए प्रतिबंध नहीं होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो 33 का जो उत्तर हो जाएगा, 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल। प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है खनिज तेल का, यानी कि ये समाप्त हो सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन, सभी गलत। तो 34 का जो सही उत्तर है, 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ जल की कमी है। वहाँ तो सौर ऊर्जा पूरी भरपूर मात्रा में मिलती है और पवन ऊर्जा भी भरपूर मात्रा में मिलती है, लेकिन जल संसाधन राजस्थान में कमी है। मछली आगे है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछली के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, बांध या दूषित जल। तो 35 का सही उत्तर होगा कि जो दूषित जल है, दूषित जल मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, इससे मछलियां मर सकती है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेकर, सुमेसर, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। यह जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर को देना है। तो इनमें पूछा है कि इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, यानी जिसे मानव ने नहीं बनाया है। भवन को तो मानव ने बनाया है, रेल लाइन को भी मानव ने बनाया है, स्कूल कॉलेज को भी मानव ने बनाया, लेकिन मानव ने क्या नहीं बनाया? पेड़ पौधे को मानव ने नहीं बनाया, यह प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक संसाधन नहीं है, चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, शमशान भूमि। तो जो चारागाह होता है, चारागाह भी जो सार्वजनिक समुदाय का होता है, विद्यालय भी सभी का होता है, शमशान में भी सभी लोग को दफनाया जाता है, लेकिन जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि किसी व्यक्ति का पर्सनल हो सकता है, यानी कि सामुदायिक कृषि भूमि नहीं होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि हमारा साझा भविष्य क्या है। एक नीति है, एक विचार है, एक पुस्तक है, सभी गलत है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विचार है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। कोयला, भूतापीय ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत, तांबा। तो जो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत के लिए धनी है। इसका उत्तर सांस्कृतिक विरासत सही है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटेराइट। तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो मलबा होता है, उस मलबा को जमा होने से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा है कि सोपानी कृषि किस क्षेत्र में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस क्षेत्र में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदान या उत्तराखंड।
तो जो 42 का उत्तर हो जाएगा, 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुर, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो जो 44 है, 44 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। एड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छरित मूल चट्टानें, आच्छरित यानी कि आच्छरित कहने का मतलब है कि जिसका क्षरण नहीं हो। आच्छरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? आच्छरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? आप परत, बाप परत, साप परत या दा परत। जो मिट्टी है, मिट्टी को आ, बा, सा और दा इस प्रकार से परतों में बांटा गया है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सा परत। सा परत में आच्छरित मूल चट्टान मिलते हैं जो कि कभी विखंडित नहीं होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? रंग के आधार पर इनमें से कौन एक मिट्टी का वर्ग नहीं है? लाल, पीली, भूरी या हरी। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी मिट्टी नहीं होती है, लाल होती है, पीली होती है और भूरी होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया? केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? 1963, 1965, 1958, 1953। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लेटेराइट, जलोढ़ या बनिए। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता केरल में है। और अगला है 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? 8, 12, 5 या फिर 12। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 प्रकारों में बांटा है भारत के मिट्टी को। 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? चावल, कपास, तिलहन या कॉफ़ी। तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उपज अत्यधिक होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड या उत्तराखंड। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। यानी कि जो झारखंड है, झारखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ जैविक मिट्टी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली, लाल, रेतीली या जलोढ़। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी घाटी में केवल जलोढ़ मिट्टी ही मिलता है। तो इसका सही उत्तर जलोढ़ ही होगा। अगर कहीं भी नदी का उच्चारण हो गया हो या फिर नदी का नाम आ गया हो, उसके बाद पूछा हो कि किस प्रकार के मिट्टी होंगे, तो उसका सही उत्तर हमेशा ही जलोढ़ मिट्टी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भारत में
चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 71%, 12%, 19%, 26%। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71%। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? नहीं, इसका उत्तर 71 नहीं होना चाहिए, ये गलत उत्तर दिया हुआ है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 12%। 54 नंबर आंसर क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? 10%, 12%, 35%, 41%। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 22% भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है, यानी कि जीडीपी में। 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार। तो जो सीढ़ीनुमा खेती है, सीढ़ीनुमा खेती पर्वतीय क्षेत्र में होता है। तो इसमें पर्वतीय क्षेत्र कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि होती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? 10%, 27%, 30%, 48%। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? मूल्य, आकार, मिट्टी, उत्पादकता। तो जो भूमि का गुण है, भूमि का गुण उसके उत्पादकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि किस मिट्टी में कितना उत्पादन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा है कि भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 47%, 74%, 37%, 27%। तो 58 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47% पर कृषि की जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो जो प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, एक कम अवधि की, एक दूसरा लंबी अवधि की। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? 50%, 35%, 65%, 80%। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80% क्षेत्र पर कृषि कार्य की जाती है पंजाब और हरियाणा में। 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? 523 वर्ग हेक्टेयर, 677 लाख हेक्टेयर, 257 लाख हेक्टेयर, 325 लाख हेक्टेयर। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 677 लाख हेक्टेयर भूमि। ये आंकड़ा जो है कि मतलब कि वन रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पर वन रिपोर्ट आता है, तो उसमें बदलते रहता है। जो ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा 2019 का है, उसमें दिया हुआ है। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये गलत है, ये सही है 677 लाख हेक्टेयर। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 6, 18, 13 या 15। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6% बंजर भूमि है भारत के अंदर। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 1, 3, 6, 5। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 5। 64 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 10 डिग्री
10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो देख लेते हैं। इसका उत्तर 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या 5 गुना। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? 2, 3, 5 या फिर 7। तो 65 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल। तो काली मिट्टी क्षेत्र है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सब क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी मिलती है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि विस्तार होने का कारण क्या है? उत्तम बीज का प्रयोग, वनोन्मूलन, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। जो राजस्थान है, राजस्थान में जिस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था में वृद्धि हो रहा है, उसी प्रकार से राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का भी विस्तार हो रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? प्रति भूमि, आकृष्य भूमि, वन, सभी गलत। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकृष्य भूमि, यानी कि जिस पर खेती नहीं की जाती है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, लैटेराइट या बंजर। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में? ये गलत लिखा गया है, सेंसिंग, ये हो जाएगा सेंसिंग। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है। तो आज के वीडियो के 70 क्वेश्चन हम देख लिए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी तैयारी है किस लेवल पर है। आप इसमें अगर 50 से 60 के बीच क्वेश्चन को सही कर लिए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। आप इसी प्रकार से लगे रहिए और अपना जो तैयारी को बूस्ट करते रहिए। और जो भी बुक आपके पास है या नोट्स है उसे लगातार रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके। क्या होता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में अब पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होता है, तो इसको छोड़ना एक गलत डिसीजन होगा। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी साथ साथ देख ले जाइए। आपके नज़रों के सामने से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा आपको एग्ज़ाम में उतना ही फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी को मजबूत करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ फिर से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।